हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डी आर चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम ट्वेल्थ बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद या मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी कि जो प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका होती है वो विभाजन करके लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। ध्यान रखना, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका होती है वो विभाजन करके लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम अपना टॉपिक लेने जा रहे हैं लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ध्यान रहे, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड में इसकी परिभाषा पूछी गई है। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन की जो है परिभाषा पूछ लेते हैं कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना लघु बीजाणु जनन किसे कहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ये जो है द्विगुणित होती है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है या डिप्लॉइड होती है। इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन या मेयोसिस होता है और अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा ये 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है और ये जो 4 लघु बीजाणु हैं अगुणित होते हैं या फिर हैप्लॉइड होते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसको हम कहेंगे लघु बीजाणु जनन। परिभाषा कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं कि जो प्राकोष में उपस्थित लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, प्राकोष में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन करके 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। मैंने इसको लिख के समझा दिया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो 4 लघु बीजाणु है, ये 4 लघु बीजाणु की जो व्यवस्था है वो चतुष्क या टेट्राड के रूप में व्यवस्थित होती है। ये जो चारों मिलकर के रहेंगे इसको हम बोलेंगे चतुष्क या टेट्राड, यानी कि चतुष्क या टेट्राड के रूप में ये चारों लघु बीजाणु व्यवस्थित होते हैं। ये जो चारों लघु बीजाणु व्यवस्थित होते हैं इनकी जो व्यवस्था है वो आपस में 5 प्रकार की होती है। यानी कि यूं कह सकते हैं हम चतुष्क या टेट्राड जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे बच्चों? 5 प्रकार के होते हैं। अब चतुष्क जो है 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि टेट्राड जो है क्या है और ये कितने प्रकार के। टेट्राड क्या है? 4 लघु बीजाणु जो है अगुणित, इनकी व्यवस्था जो है उसको हम कहेंगे टेट्राड। और ये पुनः 5 प्रकार के होते हैं टेट्राड। नंबर 1 है अपने पास चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। ध्यान रखें, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। नंबर 2 पे है अपने पास समद्विपार्श्विक या आइसोबाइलेटरल। नंबर 3 पे अपने पास क्रोसित या डिक्यूसेट। और नंबर 4 पे है टी आकार या टी शेप्ड। और नंबर 5 पे है लाइनर या रेखिक। तो ध्यान रखना, चतुष्क या टेट्राड जो है 5 प्रकार के होते हैं। चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्विक, क्रोसित, टी आकार के और रेखिक। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल के बारे में। इसमें क्या होता है, इन जो 4 लघु बीजाणु हैं इनकी व्यवस्था ऐसी होती है कि इनको एक ओर से देखने पर 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ। यानी कि एक ओर से देखने पर 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और एक इनके पीछे की तरफ छुपा हुआ होता है। तो ऐसी व्यवस्था जो होगी इन 4 लघु बीजाणुओं की, इस व्यवस्था को हम कहते हैं चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। किन पादपों में पाया जाता है अधिकतर? उदाहरण देख लेते हैं इसका। द्विबीजपत्री जो पादप है उन पादपों में अधिकतर पाया जाता है। द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पादपों के बारे में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। द्विबीजपत्री पादप ऐसे पादप होते हैं जिनके बीज में 2 बीजपत्र उपस्थित हो, यानी कि जब वो बीज अंकुरित होगा तो उनसे 2 बीजपत्र निकलते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि आपने कई पादपों को अंकुरित होते हुए देखा होगा, जैसे अधिकतर जो है दालें हैं ये द्विबीजपत्री पादप हैं। तो ये जो पादप जो है अंकुरित होते हैं तो इनमें इस तरह से शुरुआत में 2 बीजपत्र दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा आपके द्विबीजपत्री। और एक बीजपत्री में क्या होता है,
जो बीज है उनमें एक बीज पत्र उपस्थित होगा, अर्थात जब ये अंकुरित होंगे तो इस तरह के अंकुरित होते हुए एक बीज पत्र निकलता हुआ दिखेगा। इसमें तो दो बीज पत्र है, इसमें एक बीज पत्र निकलता है। जैसे चने का जो पादप है वो अंकुरित होगा तो इस तरह से दिखाई देगा, और गेहूं का जो पादप है आपने अंकुरित होते हुए देखा होगा, इस तरह से एक बीज पत्र ही निकलते हुए दिखाई देता है। तो ये कहलाएगा आपके एक बीज पत्री पादप। तो चतुष्फलक की जो व्यवस्था होती है वो किसमें होती है? अधिकतर द्विबीजपत्री पादपों में ये देखने को मिलती है। दूसरा है अपने पास समद्विपार्श्विक या आइसोबाइलेटरल। तो समद्विपार्श्विक को नाम से मालूम पड़ता है, सम यानी कि समान, द्वि यानी कि दो, पार्श्विक यानी कि साइड में, समान समान, दो हो गए, एक और एक, दो, दोनों साइड में व्यवस्थित होते हैं। यानी कि इनको एक ओर से देखने पर चारों जो है लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो चारों लघु बीजाणु है वो एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहेंगे समद्विपार्श्विक। किन पादपों में पाए जाते हैं? इसका उदाहरण लिख लेते हैं अपन। एक बीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं समद्विपार्श्विक जो व्यवस्था है चार लघु बीजाणुओं की। नंबर 3 पे है इनकी व्यवस्था, उसको हम कहेंगे क्रोसित या डिक्यूसेट। ये जो क्रोसित है इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि जो दो लघु बीजाणु हैं, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये जो दो लघु बीजाणु है इन दो लघु बीजाणुओं के साथ समकोण में व्यवस्थित होते हैं। समकोण में कैसे व्यवस्थित? जैसे ये दो ऊपर के जो लघु बीजाणु हैं ये इस तरह से होंगे, और ये जो दो लघु बीजाणु हैं ये इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो आपको ये एक ही दिखेगा, यहाँ से नीचे वाला एक दिखेगा, एक इसके पीछे छुप जाएगा, और ये ऊपर जो है ये दो दिखाई देते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे के समकोण में व्यवस्थित होते हैं। तो इस व्यवस्था को हम कहेंगे क्रोसित या डिक्यूसेट। इसमें जो है ऊपर के दो लघु बीजाणु दिखाई देंगे और नीचे का एक लघु बीजाणु दिखाई देता है। ऐसी व्यवस्था किस पादप में पाई जाती है? इसका उदाहरण है अपने पास में मैग्नोलिया। ध्यान रखना है, बॉटनिकल नेम है इसलिए इसको मैंने पहले ही अंडरलाइन करके रखा है। आपको भी यदि कहीं पर भी आप बॉटनिकल नेम या फिर जूलॉजिकल नेम लिखते हैं तो आपको उसको अंडरलाइन करना होगा। हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करना होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 4 पे है टी आकार या टी सेट। टी आकार में क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें जो चार लघु बीजाणु होते हैं इनकी व्यवस्था कुछ इस तरह से होती है, जैसे मैं इसको अलग से बता देता हूँ समझाने के लिए। एक लघु बीजाणु यहाँ पर, दूसरा लघु बीजाणु यहाँ पर, और इसके ऊपर दो लघु बीजाणु जो है इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो आपकी व्यवस्था हो जाएगी ये हो जाएगी टी सेट। ठीक है, दो लघु बीजाणु इस तरह से हो गए और दो बीजाणु इस तरह से, यानी कि ये जो व्यवस्था हो जाएगी आपको दिखाई देगी टी सेट। बन रहा है टी इसमें? तो दो लघु बीजाणु ऐसे व्यवस्थित होते हैं और दो इसके जस्ट ऊपर इस तरह से व्यवस्थित, यानी कि ये चारों लघु बीजाणु मिलकर टी सेप्ड आकृति बनाते हैं। तो इस व्यवस्था को हम कहेंगे टी आकार या टी सेप्ड। किस पादप में ऐसा होता है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा एरिस्टोलोकिया। ध्यान रखें, इसका उदाहरण कौन सा पादप है? एरिस्टोलोकिया। ये भी बॉटनिकल नेम है इसलिए इसको अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5 पे रेखिक या लाइनर। जो चार लघु बीजाणु है वो चारों लघु बीजाणु यदि एक ही रेखा के रूप में व्यवस्थित हो, एक ही लाइन में उपस्थित हो, यानी कि चारों बीजाणु जो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर एक ही लाइन में व्यवस्थित है, इसलिए इसको हम कहेंगे रेखिक या लाइनर। ऐसा किस पादप में देखने को मिलता है? हेलोफिला नाम का पादप है। ये भी बॉटनिकल नेम है इसलिए अंडरलाइन किया हुआ। तो हेलोफिला जो पादप है इसमें चार लघु बीजाणुओं की जो व्यवस्था है वो रेखिक होती है या लाइनर होती है। ये हो गए अपने पास टोटल 5 चतुष्क या टेट्राड। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पराग कणों का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। हमने अभी देखा था कि जो लघु बीजाणु है ये चतुष्क या टेट्राड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। मैंने जो पराग कण है इनके निर्माण को समझाने के लिए उन टेट्राड में से लाइनर जो टेट्राड है उसको लिया है कि इसमें लघु बीजाणु किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो हमने देखा कि लाइनर में क्या होता है, जो लघु बीजाणु होते हैं वो एक ही लाइन में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे अपने पास में लघु बीजाणु। ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है आपको, ये संरचनाएं क्या है? लघु बीजाणु है। तो ये जो लघु बीजाणु है इन लघु बीजाणुओं के चारों ओर देखो इस तरह की भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे विद्यार्थियों? भित्ति पाई जाती है। और ये जो भित्ति है
ये भित्ति किस पदार्थ की बनी हुई होती है? केलोज नामक पदार्थ जो है इस पदार्थ से निर्मित होती है। ध्यान रखना है कौन से पदार्थ से बनी होती है? केलोज नामक पदार्थ से बनी हुई होती है, जो लघु बीजाणुओं के चारों ओर उपस्थित होती है। अब ये जो केलोज नामक की भित्ति है इसका अपघटन किसके द्वारा होगा? तो ध्यान रखें, केलेज नामक एंजाइम, एक एंजाइम है, इस एंजाइम के माध्यम से ये जो भित्ति है इस भित्ति का अपघटन हो जाता है या फिर ये टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। तो केलोज नामक पदार्थ से बनी हुई भित्ति जो है उसका केलेज नामक एंजाइम के द्वारा अपघटन होता है और ये भित्ति टूट जाती है। जब ये भित्ति टूटेगी तो ये जो लघु बीजाणु है इस चतुष्क से, जो रेखीय है टेट्राइड है ना, लाइनर, तो इस चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर और अपने आकार को गोलाकार बना लेते हैं। ये यहाँ से बाहर निकल के जो अपना आकार है उस आकार को बिल्कुल गोलाकार बना लेते हैं, गोल आकृति में अपने आकार को धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो गोलाकार संरचनाएं बनेगी, इन संरचनाओं को अब हम कहेंगे परागकण या पोलन ग्रेन्स। ध्यान रहे ये जो मुक्त हुए लघु बीजाणु है ये अपने आकार को बाहर आकर के गोल बना लेते हैं और इन गोलाकार संरचनाओं को ही हम कहेंगे परागकण या पोलन ग्रेन। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज परागकण की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। परागकण की जो संरचना है ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। कई बार बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि परागकण की संरचना को सचित्र समझाइए। तो ध्यान रखना है बहुत ईजी संरचना है। परागकण की जो संरचना है इसमें क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। जो परागकण है एक कोशिकीय होता है, केवल एक ही कोशिका से बना हुआ है, एक केंद्र की होता है, यानी कि इसमें एक केंद्रक उपस्थित होगा। अगुणित या हैप्लॉइड, जिसको अपन एन के द्वारा लिखते हैं, अगुणित होता है और जो संरचना है वो गोलाकार संरचना होती है। अब हम बात करते हैं जो परागकण है इसमें मुख्यतः 2 आवरण पाए जाते हैं। कौन से? नंबर 1 है बाह्यचोल या एक्साइन और नंबर 2 पे है अंत्यचोल या एंटाइन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर बाह्यचोल यानी कि जो सबसे बाहर वाला आवरण जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ये बाह्यचोल है, एक्साइन कहेंगे इसको, और इसके अंदर की तरफ जो आवरण है इसको कहेंगे एंटाइन या अंतःचोल। तो ये जो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन बाह्यचोल या एक्साइन के बारे में। तो ये मोटा होता है और खुरदरा होता है। बाहर की तरफ देखो थोड़ा मोटा है और इसको बाहर की तरफ से देखोगे तो खुरदरा भी नजर आता है। तो मोटा होता है और खुरदरा होता है। किस पदार्थ के द्वारा बना हुआ होता है? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना हुआ होता है। कौन सा पदार्थ है? स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से निर्मित होता है। ये जो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ है इन परागकणों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये जो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ है इसके कारण परागकण में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है और ये परागकण जो है लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं या बने रहते हैं। किस पदार्थ के कारण? स्पोरोपोलेनिन पदार्थ के कारण। ध्यान रखना, इसको भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इन पर प्रतिरोधक जो क्षमता होती है किसके कारण होती है? स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ के कारण होती है। अब हम बात करते हैं दूसरा अंत्यचोल या एंटाइन। ये जो होता है पतला व कोमल होता है, यानी कि इस बाह्यचोल के अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल पतला, और जो कोमल वाला आवरण है इसको हम कहेंगे एंटाइन या अंतःचोल। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें, किसके द्वारा बना होता है? पेक्टोसेलुलोज से निर्मित होता है। अंतःचोल जो है पेक्टोसेलुलोज से बना हुआ होता है और ये जो है अंत्यचोल ये क्या करता है? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जो है इसको ढक करके रखता है, इसको चारों ओर से आवृत किए हुए होता है। जैसे यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है प्रोटोप्लाज्म जो है, यहाँ पर मैंने डॉट डॉट के रूप में बताया है, ये परागकण का जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, और इसको चारों ओर से आवृत किए हुए कौन रहता है? एंटाइन या अंतःचोल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अगली जो संरचना है वो है जनन छिद्र या जर्म पोर। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा जनन छिद्र या जर्म पोर। ये जो बाह्यचोल है, बाह्यचोल में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को हम कहेंगे
जन्म छिद्र या जर्म पोर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ये जो जन्म छिद्र है इनकी संख्या के बारे में। तो इनकी संख्या 1 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। तो ये किस तरह से होगी, यदि एक बीजपत्री पादप है, मोनोकोट प्लांट्स है, तो उनमें जन्म छिद्र की जो संख्या है वो 1 होती है। और यदि द्विबीजपत्री पादप है तो उनमें जन्म छिद्र जो है उनकी संख्या 3 होती है। तो जन्म छिद्र की संख्या 1 या 3 हो सकती है। एक बीजपत्री पादप होंगे तो उनमें 1 जन्म छिद्र होगा, और द्विबीजपत्री पादप होंगे तो उनमें 3 जन्म छिद्र होते हैं। तो आपसे पूछा जाए जैसे कि एक जो डायग्राम बनाया गया है द्विबीजपत्री पादप के परागकण का है या फिर एक बीजपत्री पादप के परागकण का, तो आप इसमें देख के बता सकते हो कि 3 जन्म छिद्र दिखाई दे रहे हैं, अर्थात द्विबीजपत्री पादप के परागकण का डायग्राम बनाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें एक वैक्यूम पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है बीच में, जिस प्रकार से हम कोशिकाओं में पढ़ते हैं रिक्तिका पाई जाती है। और एक है अपने पास में न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो है एक उपस्थित होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा था एक केंद्र की और एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर होता है। तो प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, जर्मपोर, एंटाइन और एक्साइन, 2 आवरण होते हैं, एक्साइन और एंटाइन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं परागकण की जो संरचना है, अभी पढ़ी थी हमने, और उसमें एक टॉपिक है अपने पास परागकण की संरचना में पोलन किट। ध्यान रखना कर विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पोलन किट। आज मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं लगभग सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें से अल्टरनेट एक के बाद एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना पोलन किट का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, पोलन किट क्या है, इसका कार्य लिखिए, सीधा से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ईजी है। पोलन किट क्या है, ध्यान दें, जो परागकण की हमने संरचना पढ़ी थी, इस परागकण के चारों ओर एक तेलीय परत पाई जाती है। परागकण के चारों ओर एक तेलीय परत पाई जाती है, इसे हम कहेंगे पोलन किट। बिल्कुल इजी है, याद हो गई होगी आपको। जो परागकण है इसके चारों ओर एक तेलीय परत पाई जाती है, इस परत को हम क्या कहेंगे, पोलन किट कहते हैं। ये जो तेलीय परत है इसके कारण क्या होता है, परागकणों की विशिष्ट गंध, परागकणों की विशिष्ट गंध, यानी कि जो परागकण है वो विशेष प्रकार की गंध लिए हुए उपस्थित होते हैं, विशेष रंग उपस्थित होता है, और उन परागकणों में चिपचिपापन जो है वो आ जाता है। वो किसके कारण होता है, पोलन किट के कारण होता है। तो ये पोलन किट जो परागकण में 3 काम कर रही है, एक तो उसको विशिष्ट गंध प्रदान कर रही है, दूसरा विशिष्ट रंग प्रदान कर रही है, और तीसरा उसमें चिपचिपापन जो है वो प्रदान कर रही है। अब बात करते हैं पोलन किट के कार्य के बारे में। तो पोलन किट के कार्य मुख्यतः 3 ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो नंबर 1 है अपने पास कीटों को परागण हेतु आकर्षित करना। जो कीट है उनको परागण के लिए आकर्षित करना। परागण के लिए आकर्षित करेंगे यानी कि कीट को अपने पास बुलाएंगे। किस कारण बुलाएंगे, क्योंकि इस परत के कारण ये जो परागकण है इनमें विशिष्ट गंध उपस्थित होती है, और इस गंध के कारण जो कीट है वो परागण के लिए आकर्षित होते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि परागकण जो है उनके पास में आते हैं। नेक्स्ट फिर दूसरा, परागकण जो है कीटों की पंखों से आसानी से चिपक जाते हैं। दूसरा हो जाएगा कि ये जो पोलन कीट है इसके कारण परागकण चिपचिपे हो जाते हैं, और चिपचिपे होने के कारण ये कीटों की जो पंख है उनसे आसानी से चिपक जाते हैं, पंखों से आसानी से चिपक जाएंगे। और तीसरा कार्य है परागकणों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। चारों ओर से एक आवरण बनाए रखती है, तेलीय परत जो है आवरण बनाए रखती है, इसीलिए हम कहेंगे कि जो है पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा भी करती है। तो 3 काम हो गए, परागण है तो कीटों को आकर्षित करना, दूसरा परागकण जो है वो कीटों के पंखों से आसानी से चिपक जाते हैं, और तीसरा हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में बेल आइकन जो है उसमें ऑल वाला ऑप्शन, ऑल नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए कि साइंस स्टार क्लासेस के द्वारा ये वीडियो अपलोड किया गया है। तो आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप मेरे चैनल पर जाकर के उसको सर्च भी करें। कैसे करें, सीधे मेरे चैनल में जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट को क्लिक करें, वहाँ पर 12th बायोलॉजी का एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर को क्लिक करें। उसको क्लिक करते ही
मेरे जितने भी बायोलॉजी की वीडियो है 12th बायोलॉजी के, वो सारे आपको एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको पता है 1000 जो सब्सक्राइब होते ही मैं आपके बीच में लाइव आने वाला हूं। उसके बाद ये वीडियो अपलोड करने की दिक्कत खत्म हो जाएगी, मैं सीधे आपके एक फिक्स समय पर क्लास ले पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।